मैंने बात कही थी कि आ जाते हैं टॉपिक पे। वीटो के संबंध में हमने कहा था, वीटो पावर के संबंध में राष्ट्रपति के समक्ष। तो मैंने तीन चार बातें कही थी कि इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं आप, है ना। संविधान इस संबंध में क्या कहता है, संविधान इस संबंध में क्या कहता है। दूसरा तर्क था कि कितने प्रकार का वीटो होता है। तो हमने मेरे रूप से पूर्ण वीटो की बात कही थी, और मैंने कहा था कि पूर्ण वीटो का मतलब होता है किसी भी, जब संसद, याद रखिएगा, वीटो वह होता है, वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार। मैं पीछे वाला एक बार रिमाइंड करा देता हूं। वीटो का मतलब निषेधाधिकार होता है। इसका मतलब होता है मैं आपके जो दिए गए प्रस्ताव है, जो विधेयक के रूप में जो आपने हमारे पास भेजा है राष्ट्रपति वाली बात पे, तो मैं इस प्रस्ताव पे सहमति दे भी सकता और नहीं भी दे सकता। नहीं, नहीं दूंगा यानी कि इस प्रस्ताव पर मैं अपना अधिकार का प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है। वह अपने इस प्रस्ताव पर विवेक शक्तियों का प्रयोग करता है, विवेक शक्ति का प्रयोग करता है कि प्रस्ताव को मान सकता है और नहीं भी मान सकता है। क्लियर। संविधान का अनुच्छेद 111 जो है, राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है, राष्ट्रपति को, कि संसद द्वारा पारित विधेयक, याद रखिएगा मैं यहां विधेयक की बात कर रहा हूं, संविधान संशोधन की बात नहीं कर रहा। संसद द्वारा पारित विधेयक, पारित विधेयक, यह जो विधेयक होगा वो सामान्य विधेयक कहलाएगा। सामान्य विधेयक, संसद द्वारा पारित सामान्य विधेयक पर मैं सहमति दे भी सकता और नहीं भी दे सकता। दे दूंगा तब तो कानून बन जाएगा। मैं इस पर अपना विचार रखूं, अगर उस पर कहता कि मैं सहमति नहीं दूंगा, सहमति नहीं दूंगा, उस संबंध में वह वीटो के पूर्ण वीटो अधिकार का प्रयोग करता है, सहमति नहीं देना। जैसे 1954 में राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू अधिनियम पर पूर्ण वीटो का प्रयोग किया, या 1991 में संसद के सांसदों के वेतन के मामले में, सांसद के वेतन के मामले में वेंकट रमन ने है जो पूर्ण वीटो का प्रयोग, अपनी सहमति नहीं दिया। जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को कहता हम सहमति नहीं देंगे। राष्ट्रपति की स्थिति को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि सहमति नहीं दे सकता है। दूसरा कहता है कि न तुम इसमें सुधार कर लो, आपने जो विधेयक भेजा है इसमें सुधार कर लीजिए, सुधार करने की बात कहता है। इसे कहता है पुनर्विचार के लिए भेज देना, पूर्ण विचार के लिए भेज देना। क्या पुनर्विचार कर लीजिए इस पर। ठीक है, अच्छा पुनः विचार कर लीजिए। 2006 में कलाम साहब ने, कलाम साहब ने लाभकारी विधेयक पर, लाभकारी कार्य विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कहा कि आप पुनर्विचार करके भेजिए, और 2006 यूपीए का शासन था। क्लियर। लाभकारी विधेयक पर जैसे कहा कि आप पुनर्विचार के लिए भेजिए, उस समय उसके बाद है जो इसी विधेयक को संसद ने दोबारा वापस भेज दिया, कहा कि नहीं जी हमने ठीक ठाक बना करके भेजा है, आप इसको वापस कर, आप इसको पास कर दीजिए। अंत में इसको ये इन्होंने पास कर दिया। तो 2006 में इसका प्रयोग हुआ, निलंबनकारी वीटो का। तीसरा वीटो है कि ना तो हम सहमति देंगे ना पुनर्विचार के लिए भेजेंगे। तीसरा वीटो है पॉकेट वीटो, न तो हम सहमति देंगे ना हम पुनर्विचार के लिए भेजेंगे। क्लियर।
1986 में डाकघर अधिनियम को लेकर के डाकघर अधिनियम को लेकर के ज्ञानी जैल सिंह, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह साहब ने इसी विधेयक का प्रयोग किया। इसका मतलब है न तो हम सहमति देंगे और न ही हम पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, हम इसे अपने पास रख लेंगे, अपने पॉकेट में रख लेंगे। कितना दिन तक रखेंगे यह संविधान नहीं कहता। अमेरिका में 10 दिनों में सहमति देना होता है, क्लियर, सहमति या असहमति देना होता है। भारत में इस संबंध में ऐसा नहीं। राष्ट्रपति सहमति दे भी सकता है और नहीं भी, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और नहीं भी भेज सकता है, अपने पास भी रख सकता है। इस प्रकार के अधिकार को पॉकेट वीटो का नहीं, भारत में ऐसा है ही नहीं। अब ये बात हो सकता है भी, नहीं भी हो सकता। क्या इसीलिए इसका एक तथ्य है कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जो आप कहना चाह रहे हैं, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। मैं इसका इंपैक्ट दो तरीके से देख रहा हूं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सकारात्मक इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, यानी इसके पक्ष में क्या तर्क देंगे और इसके विपक्ष में क्या तर्क देंगे। मेरा कहना है कि इसका अगर मैं वीटो के पक्ष में अगर तर्क दूं, पक्ष में तर्क दूं, तो एक तो कहता है कि जो कार्यपालिका है, यदि कार्यपालिका पूर्ण बहुमत की सरकार एकदम हो जाए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, दोनों में पूर्ण बहुमत हो जाए और इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी प्रकार का विधेयक पारित करा दे, नहीं, अर्थात एक दलीय व्यवस्था हो, केंद्र में एक दलीय व्यवस्था लागू हो जाए केंद्र में, और लोकसभा राज्यसभा में इतना बहुमत हो जाए कि किसी भी प्रकार का विधेयक पारित कर दे, तो राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख और बुजुर्ग होने के नाते, संवैधानिक प्रमुख और बुजुर्ग होने के नाते, वह उसके कार्यपालिका के जो प्रभावशीलता है बहुमत के नाते, उस प्रभावशीलता पर नियंत्रण बनाए रख सकता है। इसलिए राष्ट्रपति को इतना विवेक तो होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका और विधायिका के जो क्षमता है, यदि वो एकदम प्रभावी हो जाए वो क्षमता, तो उस पर नियंत्रण रख सके। इससे मनमाना विधेयक पास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मनमाना विधेयक पर नियंत्रण लग जाएगा। अब किसी प्रकार का असामान्य विधेयक जो बार बार विधायिका, क्योंकि जैसे ही विधायिका ये पास करती है और मजबूरी हो जाता है राष्ट्रपति को पास करना, एक बार से दूसरी बार में, वो भी एक बार नहीं करता है तो दूसरी बार में तो करना ही होगा। अगर वो पुनर्विचार के लिए भेजता है तो मीडिया ट्रायल में आ जाता है, वो मीडिया में आ जाता है। इसलिए सरकार ने थोड़ा सा अपने आप को रोक लेती है। बिना चर्चा के किसी विधेयक पर पारित हो जाता है, बिना चर्चा के भी यदि कोई विधेयक पारित हो जाता है तो वो भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इसे राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार होना चाहिए ताकि राष्ट्रपति इनकी निरंकुशता पर, इसकी पर नियंत्रण बनाए रख सके। इसलिए इसके पक्ष में ये नजर आता है कि प्रभावी होता है, होना चाहिए। दूसरा पक्ष कहता है कि वीटो के देने से एक समस्या है, वीटो के देने से एक समस्या है। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई, भारत में संसदीय प्रणाली, समस्या देखिए, और संसदीय प्रणाली में
जो राष्ट्रपति होता है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति जो होता है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। ठीक है। अगर राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता, एक तो कहता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, और दूसरा राष्ट्रपति का जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। राष्ट्रपति जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। साथ ही इसका निर्वाचन भी जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अगर जनता द्वारा पारित विधेयक, जिसे लोकसभा ने पारित किया है, और लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी, राज्यसभा ने पारित किया है, यानी दोनों सदनों ने पारित किया है, और सदन निम्न सदन है जो जनता के प्रति उत्तरदायी। और क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई, तो क्या राष्ट्रपति का वीटो का प्रयोग जो है, वीटो का प्रयोग, यह राष्ट्रपति को अधिक शक्ति नहीं दे देता है? क्या वह संसदीय प्रणाली को कमजोर नहीं कर देता है? क्योंकि जब साइन करके भेजा है जब विधायिका ने, तो उसमें प्रधानमंत्री का भी हस्ताक्षर है। प्रधानमंत्री भी बहुमत दल का नेता है। जब प्रधानमंत्री के और बहुमत दल के नेता के नाते जब राष्ट्रपति के पास विधेयक गया है, और राष्ट्रपति जो है संसदीय प्रणाली में से प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य कर सकता है, तो क्या एक ऐसी स्थिति न माना जाए कि वीटो संसदीय प्रणाली की अवहेलना करता है? और क्योंकि संसदीय अध्यक्षात्मक प्रणाली जो होता है, इसमें राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति प्रमुख होता है, और राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को रोक सकता है अध्यक्षात्मक प्रणाली में। तो क्या वीटो की शक्ति संसदीय प्रणाली से अध्यक्षात्मक प्रणाली की ओर दिखाई नहीं देता है? तो विपक्ष का कहना है कि यह संसदीय प्रणाली से अध्यक्ष वीटो पावर जो है संसदीय प्रणाली से अध्यक्षात्मक प्रणाली की तरफ परिवर्तन दिखाई देता है। दूसरा, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता नहीं करता है, विधायिका जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, निम्न सदन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए यह विधायिका के कार्य क्षमता को रोकने की प्रक्रिया है, विधायिका पर नियंत्रण लगाने का कार्य करता है। इसलिए वीटो का प्रयोग गलत है। पक्ष और विपक्ष दोनों देखिएगा तो दोनों अपने अपने तर्क में सही दिखाई देते हैं, मैं कहीं कोई दो राय नहीं। इसलिए वीटो का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति को बड़ा सजग होना चाहिए। राष्ट्रपति जब अपने वैवेक शक्ति का प्रयोग करता है वीटो के रूप में, तो राष्ट्रपति को वीटो का प्रयोग करते समय बड़ा सजग होना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि विधायिका की गरिमा को भी बनाए रखा जा सके और संसद यानी और लोकसभा पर भी नियंत्रण लगाया जा सके, यानी कि संसद पर भी नियंत्रण लगाया जा सके। 42वां संविधान संशोधन कहता है, जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति से वीटो पावर पूरी तरह से छीन लिया गया था कि राष्ट्रपति किसी प्रकार का वीटो का प्रयोग किसी विधेयक पर नहीं कर सकता। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा निलंबनकारी वीटो को रखा गया और कहा गया कि राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है, परंतु सामान्य विधेयक के संबंध में सिर्फ एक ही बार कर सकता है यदि उसी प्रकार का विधेयक, वही विधेयक भी यदि विधायिका दोबारा भेज दे तो राष्ट्रपति को उसको स्वीकार करना आवश्यक होगा, राष्ट्रपति बाध्यकारी। यह दोनों के बीच के गरिमा को बनाए रखने का प्रयत्न है।
इसीलिए इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क भी आपको देने पड़ेंगे जब लिखेंगे। तो कहां तक लिखवाए थे? अब क्लियरिटी समझ में आ गया वीटो का मतलब? वहां तक हो गया था, प्रकार लिखवा दिए थे, अब लिखे इसके पक्ष में तर्क। ये कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने राष्ट्रपति के वीटो पावर को लेकर वीटो पावर को लेकर इसके पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि यदि विधायिका ब्रैकेट में निम्न सदन तथा उच्च सदन, यदि विधायिका में एक दल का पूर्ण बहुमत हो तो उस स्थिति में सदन मनमाना विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। मनमाना विधेयक प्रस्तुत कर सकता है तथा उसे पारित करा सकता है। तथा उसे पारित करा सकता है। इस स्थिति में संवैधानिक प्रमुख होने के नाते संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति उस विधेयक को पारित होने से बचा सकता है या रोक सकता है। जैसे 1954 में पेप्सू अधिनियम के संबंध में, पेप्सू विधेयक के संबंध में 1954 में पेप्सू विधेयक के संबंध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूर्ण वीटो का प्रयोग किया तथा 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने सांसदों के वेतन भत्ते पर वीटो पूर्ण वीटो अधिकार का प्रयोग किया। पूर्ण वीटो अधिकार का प्रयोग किया। 1986 में पारित डाकघर विधेयक जो सूचनाओं पर नियंत्रण की बात को जो सूचनाओं पर नियंत्रण को स्थापित करने का प्रयास था,
पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। पैराग्राफ चल इन प्रयासों से मनमाने विधेयक पर रोक तथा सरकार पर नियंत्रण, सरकार का मतलब मैं कार्यपालिका की बात कर रहा हूं, सरकार पर नियंत्रण, कौमा विधायिका पर नियंत्रण, सरकार एवं विधायिका पर नियंत्रण किया गया है। क्लियर? तो इसके पक्ष में अगर पक्षकारों का अगर तर्क देखें तो आपको क्लियरिटी समझ में आ गया। क्लियर? कि गलत नहीं है। मैंने क्या कहा, यह राष्ट्रपति की विवेक पर डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति इसका प्रयोग किस रूप में करना। अब ऐसा नहीं हो कि राष्ट्रपति एकदम सुपरमैसी की स्थिति में चला जाए। अगर सुपरमैसी की स्थिति में चला जाएगा तो फिर तो महाभियोग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भारत में इस तरीके से कोऑर्डिनेशन है कि आप इसका गलत प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आप समझिए ना भाई कि राष्ट्रपति अगर विधायक का अपने एक दलीय व्यवस्था में इस तरीके से एकदम पूर्ण रूप से तानाशाही व्यवस्था में चला जाए और मनमाना विधेयक पेश कर दे, तो उस रूप में कार्यपालिका ये राष्ट्रपति जो संवैधानिक प्रमुख होने के नाते उस पर नियंत्रण रखता है। और यही क्वेश्चन तो था 66 वाला। नहीं, राष्ट्रपति यदि घर का बुजुर्ग यदि शैतान युवा की बात को ये न मानता हो, है ना, तो फिर क्या इसका स्थिति हो सकता है। अब दूसरा अब तर्क देखिए, लेकिन इसके पक्ष में तो तर्क आपको दिख रहा है, इसका विपक्ष में भी आपको तर्क देना पड़ेगा। क्योंकि समाधान लिखते समय आपको, आंसर लिखते समय तो आपको बैलेंस बनानी होगी, न तो एकदम उसके पक्ष में जाना होगा और न ही उसके विपक्ष में जाना होगा। तो इसका विपक्ष क्या कहता है, तो विपक्ष में तर्क लिखें। कई आलोचकों ने वीटो के अधिकार की आलोचना करते हुए कहा कि भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, न कि अध्यक्षात्मक प्रणाली। संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, न कि अध्यक्षात्मक प्रणाली, जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करता है। अनुच्छेद 74 तथा अनुच्छेद 75(1) राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 तथा 75(1) राष्ट्रपति को कैबिनेट तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करने की बात कहता है। कैबिनेट तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को कार्य करने की बात कहता है। वहीं अध्यक्षात्मक प्रणाली में सारी शक्तियां राष्ट्रपति में केंद्रित होती है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में सारी शक्तियां राष्ट्रपति में केंद्रित होती है। आलोचकों के अनुसार
निम्न सदन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। जनता के प्रति उत्तरदायी होता है तथा जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा की जाती है। जबकि राष्ट्रपति जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। इसलिए राष्ट्रपति द्वारा वीटो के प्रयोग करने से, वीटो का प्रयोग करने से राष्ट्रपति द्वारा वीटो का प्रयोग करने से संसदीय प्रणाली प्रभावित होगी तथा निम्न तथा कार्यपालिका की भूमिका कार्यपालिका का मैं मतलब वहां पर राष्ट्रपति वाली बात नहीं कर रहा, मैं प्रधानमंत्री उसकी बात कर रहा हूं। कार्यपालिका की भूमिका भी प्रभावित होगी। क्लियर, समझ में आ गया? अब यानी कि यहां पर राष्ट्रपति को कहता है कि आप वीटो का प्रयोग मत कीजिए। अच्छा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? तो संसदीय प्रणाली आपको अध्यक्षात्मक प्रणाली में तब्दील होती दिखाए। तो क्या इसी प्रश्न को नहीं पूछा जा सकता है क्या कि भारतीय वीटो के अधिकार से क्या तात्पर्य है? वीटो का अधिकार का प्रयोग करना क्या संसदीय प्रणाली से अध्यक्षात्मक प्रणाली की ओर परिवर्तन होने की प्रक्रिया को नहीं बतलाता है? इस संबंध में अपना तर्क प्रस्तुत करें। तो वही प्रश्न कह रहा है, क्लियर, कि वीटो प्रणाली जो है संसदीय प्रणाली से अध्यक्षात्मक प्रणाली की ओर तब्दीलीकरण, या मैं यही ना कहूं कि सरकार की निरंकुशता को रोकने के लिए राष्ट्रपति के पास क्या हथियार है, तभी वीटो आ जाएगा। डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चंस, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्लियर? देखिए, पूर्णता नहीं कह सकते हम, मैं ये नहीं कह रहा कि पूर्णता हो जाएगा। कोई भी चीज प्रक्रिया पूर्णता नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी व्यवस्था ही बदल करके नया कर देंगे। लेकिन आप सोचिए कि अगर अधिकार अपने आप में निहित कर लेंगे तो वास्तविक कार्यपालिका की स्थिति कमजोर नहीं हो जाएगी। अगर वास्तविक कार्यपालिका की स्थिति कमजोर, अच्छा, राष्ट्रपति का निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती, तो क्या मैं ये समझूं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में अगर जनता भाग ले तो राष्ट्रपति, तो फिर निर्वाचन का मतलब फिर क्या बना? राष्ट्रपति उत्तरदायी भी तो नहीं है जनता के प्रति। और अध्यक्षात्मक प्रणाली में सारा अधिकार राष्ट्रपति में निहित होता है, वहां प्रधानमंत्री नाम की कोई चीज है नहीं। क्लियर? तो क्या मैं उस परिस्थिति में ये कहूं कि विधायिका की भूमिका कमतर होती चली जाएगी, निम्न सदन की भूमिका कमतर हो जाएगी, वास्तविक कार्यपालिका की भूमिका कमतर हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। यही कारण है कि यहां पर तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक नई प्रक्रिया स्थापित करने की बात की। अब तो ये कैसे तानाशाही प्रक्रिया बढ़ती? संविधान कहता है, संविधान में सामंजस्यता की स्थिति अपनाई गई। किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग करेगा यह उसके विवेक पर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति की शक्ति उसके विवेक पर डिपेंड करता है ना भाई। क्लियर? अब सपोज अब 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, इसमें कहा गया कि वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं करेगा। वीटो के प्रयोग को खत्म कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति को आप रबर स्टैंप रख देना चाहते हैं फिर तो।
अब राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग ही नहीं कर सकता। जो राष्ट्रपति विवेक का प्रयोग करते वीटो का प्रयोग कर सकता है, तो राष्ट्रपति के विवेक शक्ति को आपने समाप्त कर दिया। 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के विवेक शक्ति का एक तरीके से अपहरण कर लिया गया, समाप्त कर दिया गया। और क्या मैं इसको मानूं कि यह स्थिति तब आपको दिखाई देगी जब सदन एकदम निम्न सदन और उच्च सदन में वास्तविक कार्यपालिका का पूर्ण बहुमत हो जाए और कई राज्यों में उसी की सरकार हो? नहीं। तो उस स्थिति में सर्वोच्च पद के जो अधिकारी हैं, जो सर्वोच्च पद, उन्हीं की शक्ति छीन ली गई, विवेक शक्तियों से निरुत्तर कर दिया गया। यह ठीक वही स्थिति है कि राष्ट्रपति को हम एक सिर्फ और सिर्फ रबर स्टैंप रखना चाहते हैं, रबर स्टैंप रखना चाहते हैं और कुछ नहीं। क्लियर? और कई बार तो इतना लड़ाई हुआ है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में, इतना लड़ाई है, जब ज्ञानी जैल सिंह जब सत्ता पर ये राष्ट्रपति थे और क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने, क्योंकि प्रधान संसदीय प्रणाली में व्यवस्था है बंधु कि सारा जो भी कार्य होगा संसदीय प्रणाली में वह राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति को सारा सूचना दी जाएगी, जो राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। क्लियर? प्रधानमंत्री ने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, 86 में। राजीव गांधी ने कहा कि हमने तो गोपनीयता की शपथ ली है। अब देखिए लड़ाई कैसे छिड़ रही है। संसदीय प्रणाली में सारा सूचना राष्ट्रपति को दी जाएगी। क्लियर? क्योंकि राष्ट्रपति प्रमुख है कार्यपालिका का। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने गोपनीयता की शपथ ली, तो हम सूचना कैसे देंगे, जो प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। और गोपनीयता के अधिकार के तहत अपनी बात किसी को भी हम नहीं बताएंगे। क्लियर? तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपने राष्ट्रपति को पूरी तरह से अपने एक सिर्फ और सिर्फ शो पीस के रूप में रख रखा है। इसका मतलब तो यही ना माना जाएगा। यही कारण है कि इसको ले तो 42वां संविधान संशोधन, जहां राष्ट्रपति के विवेक शक्तियों का एक प्रकार से अपहरण करता दिखाई देता है, हैक कर लिया गया था 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा उन हैकिंग प्रक्रिया को कम कर दिया गया और पुनः बहाल किया गया। लेकिन पुनः जो बहाल हुआ वो नियंत्रित रूप से बहाल किया गया। इसमें भी देखिए पूर्ण बहाल नहीं किया गया, पूर्ण बहाल में भी नियंत्रित रूप से बहाल किया गया और कहा गया कि देखिए आप वीटो का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन अगर वही विधेयक वापस लौट करके आ जाए तो उस विधेयक को आप पारित करा दीजिएगा। तो बहाल तो किया गया, लेकिन नियंत्रित तरीके से बहाल किया गया। और याद कीजिए 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी। क्लियर? चौधरी चरण सिंह तो गए ही नहीं, सदन में तो गए ही नहीं कभी। मोरारजी देसाई, अब मोरारजी देसाई की सरकार जो है जनता पार्टी की सरकार बहुमत में थी, लेकिन उसको बाहर से कांग्रेस का समर्थन था। मोरारजी देसाई की सरकार में बहुमत तो थी, पूर्ण बहुमत थोड़ी ना था मोरारजी देसाई को। वो तो गठबंधन का सरकार न थी एक प्रकार से, और बाहर से उसको कांग्रेस का समर्थन था। यही कारण है कि भारत में नियंत्रित शक्ति प्रदान की गई। क्लियर? देखिए पैराग्राफ चेंज करके 1942 में